विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। और कल हम प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है अप्रकाशिक अभिक्रिया या जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, है ना। प्रकाशिक अभिक्रिया हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखो, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने की थी। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी? ब्लैकमैन ने की थी। अब इन्होंने सिर्फ इसकी खोज की थी, परंतु इसका जो विस्तृत अध्ययन है, इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो विस्तृत अध्ययन है, वो किसने किया था? वो केल्विन और बेंसन ने किया था। परंतु इसकी विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन व साथियों ने किया था। ब्लैकमैन ने सिर्फ खोज की थी और इसका जो विस्तृत अध्ययन है, आप कह सकते हो, वो केल्विन और उसके कुछ साथी थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, ये कहाँ संपन्न होती है? यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, वो तो आपके हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है, और ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ये हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब चूंकि इसका नाम ही अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसलिए यह इस अभिक्रिया के लिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह अंधेरे में संपन्न होती है। तो यह अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो इसका नाम क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया है। चूंकि ये अंधेरे में संपन्न होती है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब इस अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन, या आप कह सकते हो स्थिरीकरण, कार्बोहाइड्रेट में होता है। किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण, कार्बोहाइड्रेट होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कह दो या स्थिरीकरण कह दो, फिक्सेशन जिसे बोलते हैं, वो किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम
कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। अब यहां तक बात हो गई। अब यहां पर देखो कि जो कार्बन का जो स्थिरीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा प्राप्त कहां से होगी? तो आपने देखा होगा कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी, प्रकाशिक अभिक्रिया में एडीपी से क्या बन रहे थे? एटीपी बन रहा था। और एनएडीपी से क्या बन रहा था? NADPH से NADPH प्लस H प्लस या NADPH2 आप कह सकते हो, वो उसका निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रिवर्स होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर ATP से ADP, NADPH2 से NADPH का निर्माण होता है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 का निर्माण हुआ था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन हेतु क्या मिलता? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अपचयन हेतु या स्थिरीकरण हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रकाशिक अभिक्रिया में बने ATP और NADPH2 से प्राप्त होती है ना? जो लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी का निर्माण हो रहा था, NADPH2 का निर्माण हो रहा था, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा से ही यहां पर अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है या स्थिरीकरण होता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी वापस क्या हो जाएंगे? एडीपी में चेंज हो जाएगा, NADPH2 NADPH में चेंज हो जाएगा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यहां पर अप्रकाशिक अभिक्रिया में वही ऊर्जा इस कार्बन डाइऑक्साइड के या कार्बन के अपचयन और स्थिरीकरण हेतु काम में आ जाती है। तो ये आपके क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। फिर से देखो, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने की थी, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है, वो केल्विन और उसके साथियों ने किया था। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ध्यान रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न होती है, यानी रात के समय में संपन्न होती है, जिसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना प्रकाश के यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या क्या होता है? स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है। अतः इस अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। कार्बन के अपचयन हेतु आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है? कि प्रकाशिक अभिक्रिया में बने ATP और NADPH2 से यह ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? अपचयन या स्थिरीकरण होता है। अब ये जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पादप होते हैं, उनके अंदर ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, उसके लिए कुछ अलग अलग विधियां हैं, जिसके द्वारा ये अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो अलग अलग हरे पादपों में अप्रकाशिक अभिक्रिया निम्न विधियों द्वारा संपन्न होती है। निम्न विधियों द्वारा संपन्न होती है। अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनमें अप्रकाशिक अभिक्रिया भी
अलग अलग प्रकार से क्या होती है, संपन्न होती है। यहां पर आपके सिलेबस के अंदर 3 विधियां हैं, है ना, 3 विधियां हैं। पहली है केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र, केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल, ठीक है। दूसरा आपका आता है हेज स्लेक चक्र या C4 चक्र, हेज स्लेक चक्र या C4 चक्र। और तीसरी विधि आती है आपका क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसे केम भी बोलते हैं, CAM, है ना, केम चक्र भी बोलते हैं इसे। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ना अम्ल, क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं केम, CAM, केम साइकिल। तो ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग विधियों द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। एक होता है आपके C3 चक्र, जिसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी, अभी हम पढ़ने वाले हैं। C3 चक्र सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये। तो C3 चक्र केल्विन बेंसन चक्र के नाम से जाना जाता है। हेज स्लेक चक्र, जिसे हम C4 चक्र भी कहते हैं। और एक होता है क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र, जिसे हम केम चक्र भी कहते हैं। पहला आपके आता है केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र, C3 साइकिल, C3 साइकिल। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस चक्र की खोज किसने की थी, केल्विन बेंसन ने की थी। इस चक्र की खोज केल्विन और बेंसन ने की थी। इस चक्र की खोज किसने की थी, केल्विन और बेंसन ने की थी। इस चक्र का अध्ययन जो एक कोशिकीय शैवाल हैं, एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला व सिनेडेस्मस में किया था। केल्विन और बेंसन ने इस चक्र का जो अध्ययन किया था वो एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरेला और सिनेडेस्मस। उनके अंदर इस चक्र का C3 साइकिल का उन्होंने अध्ययन किया था। इस कार्य हेतु उन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। 1961 में इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, वो उन्हें दिया गया था। अब आते हैं इस चक्र के बारे में थोड़ा सा, कि इस चक्र में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो सबसे पहले ग्रहण किया जाएगा, प्रथम ग्राही, वो होता है आपके RUBP। ये है आपके प्रथम ग्राही, यानी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला RUBP। और इस RUBP का पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5-बाईफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बाईफॉस्फेट इस RUBP का पूरा नाम होता है, जो कि क्या है, प्रथम ग्राही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करने वाला
ये होता है। ठीक है, इसमें यदि हम मुख्य एंजाइम की बात करें, मुख्य एंजाइम जो इस चक्र के अंदर जो मुख्य एंजाइम होता है वो होता है आपके रुबिस्को। रुबिस्को ये मुख्य एंजाइम होता है, रुबिस्को। ठीक है, और ये पाया कहां जाता है, ये स्ट्रोमा में, जो हरित लवक में जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में ये स्थित होता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक, चूंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहां संपन्न होती है, स्ट्रोमा में, तो ये जो मुख्य एंजाइम रुबिस्को है ये स्ट्रोमा में क्या होता है, स्थित होता है। अब देखिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP व 2 NADPH2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को फिक्स किया जा रहा है या उसका स्थिरीकरण किया जा रहा है तो उसके लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 1 NADPH2 बराबर होता है 3 ATP, है ना, यानी एक NADPH2 किसके बराबर होता है, 3 ATP के क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि यहां पर देखो आप, एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 की आवश्यकता होगी, N2 कर लो आप, 6 3 जा 18, 6 18, तो ATP व 6 दूनी 12 NADPH2। तो 12 एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु को फिक्स करने के लिए 18 ATP यानी 6 3 18 ATP, 6 दूनी 12 NADPH2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब इसी में है कि भाई एक जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए, एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कुल ATP की आवश्यकता, कुल ATP की आवश्यकता कितनी होती है, 54 ATP। टोटल कितने हो गए, 54 ATP। एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए टोटल ATP की जो आवश्यकता होती है वो होती है 54 ATP। कैसे कि देखो 18 ATP तो ये रहे, और हमने देखा है कि 1 NADPH2 किसके बराबर होता है, 1 NADPH2 बराबर होता है 3 ATP के। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं, 12, तो आप 12 × 3 बराबर 36, तो 12 NADPH2 किसके बराबर हो जाएगा, 36 ATP के। ये कहां से, 12 NADPH2 बराबर 12 × 3 यानी 36 आ गया ना। ये तो 18 ATP तो ये हो गए, और 12 चूंकि एक NADPH2 किसके बराबर होता है, 3 ATP के, तो 12 NADPH2 किसके बराबर हो जाएंगे, 36 ATP के। तो 18 ATP तो ये हो गए और 36 ATP यहां से हमें मिल गए, तो 12 ATP और 36 ATP कितने हो जाएंगे, 54 ATP। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इस C3 साइकिल की। उसके बाद में अब हम पूरा ये जो साइकिल है वो पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार देख लो कि इस चक्र की जो खोज है केल्विन और बेंसन ने की थी 1941-42 में लगभग उन्होंने इसकी खोज की थी। और इस चक्र का जो अध्ययन है वो एक कोशिकीय जो ग्रीन एल्गी है, शैवाल है, कौन कौन से, क्लोरेला और सिनेडेस्मस, उसके अंदर इस चक्र की उन्होंने खोज की थी। और 1961 में इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक,
अब यहां पर क्या हो रहा है इस चक्र के अंदर, हमने बात की है कि इस चक्र के अंदर कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है, इसीलिए तो हमें इसे जो लाइट डायरेक्ट रिएक्शन है उसे हम कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले जो ग्रहण करता है उसका नाम होता है RuBP है। ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, RuBP। प्रथम ग्राही मैंने लिखा भी है, जिसका नाम होता है राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। R का मतलब, Ru का मतलब राइबुलोज है ना, B का मतलब बाई, P का मतलब फास्फेट। तो राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करता है। ठीक, इस चक्र के लिए, साइकिल के लिए जो मुख्य एंजाइम हमें चाहिए होता है उसका नाम होता है रिबिस्को एंजाइम। और ये कहां पर है, स्ट्रोमा में ये पाया जाता है, स्ट्रोमा में ये स्थित होता है। चूंकि आपकी ये अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है, इसलिए ये जो मेन एंजाइम है इसके लिए वो भी स्ट्रोमा में पाया जाएगा। अब यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। और एक NADPH2 हमें बराबर पता है कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। और एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कुल कितने ATP की आवश्यकता होती है, 54। 18 ATP ये और 12 NADPH2 से कितने बन जाएंगे ATP, 36 ATP बन जाएंगे। तो 18 और 36 कितने हो गए, 54 हो गए। अब देखिए, अब हमारा जो C3 साइकिल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि केल्विन बेंसन ने इसकी खोज की थी क्लोरेला सिनेडेस्मस में। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, 3-PGA 3 कार्बनिक फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये पूरा साइकिल मैंने यहां पर बनाया है और हम एक एक चीज को हम समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है। कार्बन के कितने अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के यहां पर क्या है, अणु हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु को हमने बात की थी, सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो कौन होता है, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट यानी RuBP। 5 कार्बन युक्त ये होता है और उसके कितने अणु होते हैं, 6, क्योंकि यहां पर भी 6 अणु है, 6 मोल है, ये 6 मोल है। तो RuBP राइबुलोज बाईफास्फेट के भी कितने होंगे, 6 मोल होंगे और ये 5 कार्बन युक्त होता है। फिर हमने बात की थी, देखो कि जो मुख्य एंजाइम होता है वो होता है आपके रिबिस्को एंजाइम। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया गया, इसने ग्रहण किया RuBP ने। फिर रिबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले चीज बनेगा कीटो एसिड। ये 6 कार्बन युक्त होता है, आप इसे मध्यवर्ती उत्पाद भी कह सकते हो। देखो हमने बात की थी कि मुख्य उत्पाद नहीं है ये क्या है, मध्यवर्ती या अस्थायी उत्पाद। कुछ समय बाद में यह हट जाता है, अस्थायी उत्पाद होता है। तो ये अस्थायी उत्पाद जिसे हम कीटो एसिड, ये 6 कार्बन युक्त होता है, ध्यान रखना, कीटो एसिड बनता है, 6 कार्बन युक्त होता है और ये रिबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड कीटो एसिड के साथ में क्या जल के 6 अणु जुड़ जाएंगे। कीटो एसिड के साथ में जल के 6 अणु जुड़ेंगे और 6 अणु जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 अणु जुड़ेंगे तो बन जाएगा आपके 3PGA। ये कितने होते हैं, 12 मोल, 12 अणु बनेंगे इसके, 6 तो इसके और 6 ये, कितने हो जाएंगे, टोटल 12 अणु बन जाएंगे, 12 मोल, 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, प्रथम स्थायी उत्पाद। हमने बात की थी कि भाई C3 साइकिल को C3 साइकिल कहते क्यों हैं, वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि जो यहां पर जो पहला प्रथम स्थायी उत्पाद बन रहा है वो कितने कार्बन युक्त होता है, देखो मैंने नीचे भी लिखा है 3 कार्बन युक्त होता है। जो पहला स्थायी उत्पाद बना है वो 3 कार्बन युक्त है, तो इसलिए इसका नाम 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इस कारण इस चक्र को भी क्या कहते हैं, हम C3 साइकिल कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि 12 ATP से 12 ADP बन रहे हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कहां से मिलती है, ATP से मिलती है। देखो लाइट रिएक्शन के अंदर, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर तो हमने देखा था कि ATP का निर्माण हो रहा था, NADPH2 का निर्माण हो रहा था। अब यहां पर जो दिन के समय में जो ऊर्जा प्राप्त हुई है ATP और NADPH2 के रूप में, अब वो ऊर्जा यहां पर काम आ रही है, किस रूप में, ADP के, ATP से ADP और NADPH2 से NADPH का निर्माण होकर ये ऊर्जा काम आ रही है, कहां पर,
अप्रकाशिक अभिक्रिया में रात के समय में यह अभिक्रिया ऊर्जा है वो काम आ रही है। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है पहला स्थायी उत्पाद, वो फास्फोग्लिसरिक एसिड की उपस्थिति में क्या बना लेगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा और साथ ही साथ 12 एटीपी का अपचयन किसमें हो जाएगा 12 एडीपी के रूप में हो जाएगा। तो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। इसके कितने अणु बनेंगे 12, क्योंकि यहां पर भी 12 3PGA के भी 12 अणु है तो यहां पर भी कितने बनेंगे 12 मोल बन जाएंगे। फिर यहां पर 12 NADPH2 का किसमें अपचयन होगा 12 NADP। देखो यहां पर हमने कहा ना कि इस साइकिल के अंदर ATP ADP में NADPH2 NADP में बदल रहा है, तो यहां पर देखो 12 अणु ATP के 12 ADP में चेंज हो रहे हैं, 12 NADPH2 12 NADP में चेंज हो रहे हैं। तो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड साथ ही साथ H3PO4 क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा फास्फेट, ये फास्फेट है वो बाहर आ रहा है। चूंकि फास्फेट बाहर आ रहा है, यहां पर देखो आप फास्फेट पहले कार्बन पे यहां पर 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड है तो यहां पर फास्फेट कहां पर है पहले कार्बन पर है, यहां पर फास्फेटेज हो रहा है, फास्फेट क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो बाहर कहां से निकलेगा पहले कार्बन से वो बाहर निकलेगा, पहले कार्बन पर स्थित जो फास्फेट है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर पहले से बाहर निकल जाएगा तो ये 1 हट जाएगा, क्या बच जाएगा 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं 3PGL भी बोलते हैं, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है ना। और कितने इसके मोल बनेंगे 12 मोल बनेंगे, 12 अणु बनेंगे। अब देखो ये 12 अणु फिर अलग अलग प्रकार से बंट जाते हैं, अलग अलग चीजों से ये क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। तो हमने इनको बांट दिया 2 5 3 2, 2 5 3 2, 2 और 5 कितने होंगे 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो 12 मोल हैं 12 अणु हैं उनको हमने 4 भागों में बांट दिया है अलग अलग अणुओं में, 2 5 3 और 2 के हिसाब से। अब देखो सबसे पहले ये 5 अणु क्या करेंगे है ना, इनका आइसोमरेशन होगा, समावयीकरण जिसे हम बोलते हैं वो होगा, जिसके कारण क्या बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP जिसे बोलते हैं DHAP। और इसके कितने अणु बनेंगे 5 अणु बनेंगे, यहां पर भी 5 है तो DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के भी 5 अणु बनेंगे। अब ये 5 अणु भी फिर क्या है अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे, 2 और 3 के हिसाब से ये बन जाएंगे, 2 और 3 के हिसाब से। अब ये जो 3 अणु है, ये 3 अणु है वो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 3 अणुओं से क्या करेगा संयोग करेगा एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो उससे क्या बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। ध्यान रखो फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। यहां पर भी चूंकि 3 अणु है तो यहां पर भी कितने अणु बनेंगे 3 अणु बनेंगे। फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट के कितने अणु बनेंगे 3 अणु बनेंगे। फिर वापस इसमें फास्फेटेज होगा, फास्फेटेज यानी समावयीकरण होगा और यहां से क्या निकल जाएगा फास्फेट बाहर निकल जाएगा। चूंकि फास्फेट यहां पर फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट में जो फास्फेट है वो पहले कार्बन पर स्थित है और फास्फेट कहां से निकलेगा पहले कार्बन से निकलेगा। तो फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट का जब फास्फेटेज होगा तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या हो जाएगा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से एक फास्फेट क्या हो गया बाहर निकल गया। तो ये भी कितने मोल बना 3 मोल बना, 3 अणु होंगे। अब 3 अणुओं को वापस 2 भाग में बढ़ जाएंगे, 2 और 1। इस एक अणु से क्या बन गया आपके ग्लूकोज, जिसे हम C6H12O6 कहते हैं, ग्लूकोज बन गया। अब ये जो दूसरा अणु आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा अणु दिखाई दे रहा है वो इस दूसरे अणु से क्या करेगा संयोग करेगा। किसकी उपस्थिति में ट्रांसकीटोलेज, एक एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इससे क्या करेगा ये संयोग करेगा। जब ट्रांसकीटोलेज एंजाइम से ये संयोग करेगा तो 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। एक उत्पाद हो जाएगा आपके इरिथ्रोज 4-फास्फेट, क्या नाम है इरिथ्रोज 4-फास्फेट, इसके भी 2 अणु, और जाइलुलोज 5-फास्फेट, इसके भी कितने अणु होते हैं 2। इरिथ्रोज 4-फास्फेट और जाइलुलोज 5-फास्फेट। ये कब बना जब इस फ्रक्टोज 6-फास्फेट का दूसरा अणु 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के दूसरे अणु से क्या करता है संयोग करता है, तब ये 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, इरिथ्रोज 4-फास्फेट और जाइलुलोज 5-फास्फेट। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये जो इरिथ्रोज 4-फास्फेट है ये 2 अणु है इसके, ये इस
DHAP के दूसरे अणु से क्या करेगा, संयोग करेगा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके कारण क्या बन जाएगा, स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट, स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट। और ये स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट है, ये 7 कार्बन युक्त है। कितने कार्बन युक्त है, 7 कार्बन युक्त है। अब जो स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट बना है, इसका फिर से क्या हो जाएगा, फास्फेटेज होगा। फास्फेटेज यानी इसमें से फास्फेट बाहर निकल जाएगा, चूंकि फास्फेट कहां से निकलेगा, पहले कार्बन पर स्थित जब फास्फेट होगा वो बाहर निकलेगा। तो स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट है, तो इस 1 वाले स्थान से फास्फेट बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन गया, स्यूडो हेप्टोलेज 7 फास्फेट। अब स्यूडो हेप्टोलेज 7 फास्फेट है, ये जो आपका 3PGL है, उसके इस दूसरे अणु से क्या करेगा, संयोग कर लेगा, किसे, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से, और उससे क्या बन जाएगा, 2 उत्पाद बन जाएंगे, जाइलुलोज 5 फास्फेट, इसके भी 2 मोल होंगे क्योंकि यहां पर भी 2 है, इसलिए यहां पर भी 2 ही अणु बनेंगे इसके, और एक हो जाएगा आपके राइबोज 5 फास्फेट। क्या बन जाएगा, जाइलुलोज 5 फास्फेट, देखो 2 बार बन रहा है जाइलुलोज 5 फास्फेट, जाइलुलोज 5 फास्फेट ये, जाइलुलोज 5 फास्फेट ये, एक तो राइबोज 5 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट, ये 2 उत्पाद बनेंगे। अब जो राइबोज 5 फास्फेट है, इसका आइसोमरेशन होगा और राइबोज 5 फास्फेट राइबुलोज 5 फास्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जाइलुलोज 5 फास्फेट भी क्या होगा, ये भी समावेशीकरण करके इसमें बदलने की कोशिश करेगा, किसमें, राइबुलोज 5 फास्फेट में बदलने की कोशिश करेगा। अब 6 ATP किसमें चेंज हो जाएंगे, 6 ADP के अंदर चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपका C3 साइकिल है, वो यहां पर आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।